दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व परीक्षण। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे व्यक्तित्व परीक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में, जिनमें प्रमुख रूप से प्रक्षेपी विधियाँ, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, मनोविश्लेषणवादी विधियाँ और इसके विभिन्न भेद जैसे प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण आदि के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 भागों में। नंबर 1 प्रक्षेपी विधियां, नंबर 2 आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां, नंबर 3 वस्तुनिष्ठ विधियां और नंबर 4 मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो चलिए पहले नंबर का समझते हैं प्रक्षेपण विधियां। तो प्रक्षेपण का अर्थ है आरोपण। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड महोदय ने किया था। दोस्तों, इससे अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रक्षेपण विधियों की शुरुआत किसने की थी या सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सिगमंड फ्राइड महोदय ने किया था। कुछ प्रमुख प्रक्षेपी परीक्षण निम्न हैं। सबसे पहला जो प्रक्षेपी परीक्षण है वह है रोर्सा-मसी लक्ष्य परीक्षण या रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण। दोस्तों, इसे आईबीटी या इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन सन 1921 में हरमन रोर्सा महोदय ने किया। इसे संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। जो हरमन मसी लक्ष्य परीक्षण है, इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये हरमन रोर्सा महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कब किया गया? ये दोस्तों ये सन 1921 में प्रतिपादित किया गया। अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है संस्कृति मुक्त परीक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो कि हमें जिसका उत्तर मिलने नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दे लेंगे कि इसी का दूसरा नाम संस्कृति मुक्त परीक्षण है, जो हमारा रोर्सा-मसी लक्ष्य परीक्षण है। तो संस्कृति मुक्त परीक्षण के भी जन्मदाता हरमन रोर्सा महोदय हो जाएंगे। दोस्तों, इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। तो 5 कार्ड जो होते हैं उनमें काले और सफेद रंग के धब्बे लगे होते हैं स्याही के। 2 कार्डों पर सफेद और लाल व काले रंग के धब्बे लगे रहते हैं और जो 3 कार्ड होते हैं उन पर कई रंगों के स्याही के धब्बे बने होते हैं। यह जो परीक्षण होता है 13 से 19 वर्ष की आयु के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, इसे नोट भी करते चलिए, क्योंकि ये जो परीक्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है। अगला देखते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT। और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नंबर बी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT। इस परीक्षण को प्रौढ़बोध परीक्षण, अंतश्चेतनाभि परीक्षण, आत्मबोधन परीक्षण और कक्षा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं। कभी कोई भी नाम आए, चाहे कोई पूछ दे प्रौढ़बोध परीक्षण, TAT, अंतश्चेतनाभि परीक्षण, आत्मबोधन परीक्षण या कक्षा प्रसंग परीक्षण, सभी क्या कहलाता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के ही ये उपनाम है। तो इसकी जो रचना हुई थी वो सन 1935 में HA मुर्रे ने की थी। ये ध्यान रखना है, किसने की थी? HA मुर्रे महोदय ने की थी। इसमें 31 कार्ड होते हैं। ये अक्सर पूछा गया है कि इसमें कितने कार्ड होते हैं? तो दोस्तों 31 कार्ड होते हैं। 30 पर चित्र होते हैं और जो 1 कार्ड होता है वो सादा होता है। एक व्यक्ति पर 20 कार्डों का ही प्रयोग किया जाता है।
यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि होते तो इसमें 31 कार्ड हैं, लेकिन एक व्यक्ति पर प्रयोग करते समय सिर्फ मात्र 20 कार्डों का ही उपयोग होता है, और जो कार्ड होते हैं वो 31 होते हैं, और जिनमें 30 में चित्र बने होते हैं वो एक कार्ड कैसा होता है, उसमें कुछ भी नहीं बना होता है, अर्थात वो सादा होता है। तो यह परीक्षण जो होता है ये 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। ये भी अक्सर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि यह परीक्षण किन बालकों के लिए उपयुक्त है, तो 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। अगला देखें नंबर सी, बाल प्रसंगात्मक बोध, CAT, बाल प्रसंगात्मक बोध। तो यह परीक्षण सन 1948 में लियोपोल्ड बेलाक द्वारा किया गया। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण कब किया गया, तो सन 1948 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों लियोपोल्ड बेलाक महोदय द्वारा किया गया। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिनमें जानवरों के चित्र अंकित होते हैं। बालकों को क्रम क्रम से उन जानवरों के चित्र दिखाए जाते हैं और बालक उन चित्रों के बारे में नोट करते जाते हैं। इसी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का परीक्षण कर लिया जाता है। अगला देखें नंबर डी, वाक्य कहानी प्रतिपूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण पाइन व टेंडलर ने सन 1930 में किया था। दोस्तों इस परीक्षण से अक्सर यही पूछा जाता है कि वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो पाइन व टेंडलर महोदय ने किया था। और कब किया, तो ये सन 1930 में किया। यदि पूछ दिया जाए कि भारत में किसने किया था, भारत में वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण किसने किया था, तो भारत में विश्वनाथ मुखर्जी महोदय ने ऐसे परीक्षण का निर्माण किया था। याद कर लेंगे आप, भारत में किसने किया, विश्वनाथ मुखर्जी जी ने किया। इसमें अधूरे वाक्यों को पूरा करने को दिया जाता है। जिस बालक का व्यक्तित्व जैसा होता है उसी के आधार पर बालक अपने शब्दों को पूरा करते हैं। अगला देखें नंबर ई, शब्द साहचर्य परीक्षण। इस विधि को सन 1879 में गाल्टन महोदय ने प्रतिपादित किया। शब्द साहचर्य परीक्षण से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो दोस्तों गाल्टन महोदय के द्वारा। अगला देखें F नंबर, तो खेल व नाटक विधि। इस विधि के प्रवर्तक मोरिनो महोदय थे। जो खेल विधि थी या इसके साथ ही नाटक विधि थी, इस विधि को किसने बनाया, मोरिनो महोदय ने बनाया। अगला देखें चित्र नैराश्य विधि। यह विधि रोजेनबेंग ने बनाई थी। इसमें महिला एवं पुरुषों के लिए 12-12 कार्ड होते हैं, अर्थात कुल 24 कार्ड होते हैं। ये पुरुषों और महिलाओं की निराशा को देखने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। चलिए अब जानते हैं आगे आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां। तो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों में सबसे पहली है आत्मकथा लेखन विधि। दोस्तों इसी को हम अंतःदर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। तो ये जो विधि थी, ये विधि विलियम वुंट व टिचनर महोदय ने बनाई थी। इस विधि का जो दर्शन था वो जॉन लॉक महोदय ने दिया। तो यदि प्रश्न आता है कि जन्मदाता कौन है या जनक कौन है आत्मकथा लेखन विधि के या अंतर्दर्शन विधि के, तो दोस्तों जनक इसके विलियम वुंट और टिचनर महोदय होंगे। पर यदि आता है कि इस विधि का दर्शन किसने दिया, तो इस विधि का दर्शन जॉन लॉक महोदय ने दिया था। अगली विधि है प्रश्नावली विधि। तो इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सुकरात ने गीता दर्शन में किया था। मनोविज्ञान में इसकी शुरुआत वुडवर्थ महोदय ने की थी, इसलिए इसका जनक वुडवर्थ को ही माना जाता है। दोस्तों यदि प्रश्न आता है कि प्रश्नावली विधि की शुरुआत किसने की थी, तो प्रश्नावली विधि की शुरुआत सुकरात महोदय ने की थी। ये चीज याद रखना है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सुकरात महोदय ने, और जो जनक हैं वो कौन है, वो वुडवर्थ महोदय। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो सुकरात महोदय ने जो शुरुआती दर्शन दिया था, तो उस शुरुआती दर्शन में क्या था कि वो गीता में उन्होंने इसका वर्णन किया था, और गीता का वर्णन करते समय इन्होंने प्रश्नावली विधि का वर्णन किया था, जो कि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं थी, मनोवैज्ञानिक तरीके से। और मनोविज्ञान में जो इसकी शुरुआत की वो वुडवर्थ महोदय ने की, इसीलिए वुडवर्थ महोदय को प्रश्नावली विधि का जनक कहा जाता है।
अगली विधि जीवन वृत्त विधि, व्यक्ति इतिहास या जीवन इतिहास या जीवन गाथा विधि। तो इस विधि में जन्म से वर्तमान तक का संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जब भी किसी का अध्ययन करना होता है तो जीवन वृत्त विधि में उसके जन्म से लेकर और अभी तक का अध्ययन कर लिया जाता है। इस विधि के जो जन्मदाता थे वो टाइडमैन थे दोस्तों। अगली विधि देखते हैं साक्षात्कार विधि। तो इस विधि की शुरुआत अमेरिका में हुई। साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इंटर और दूसरा होता है व्यू। इंटर का अर्थ होता है आंतरिक रूप से या अंदर से, और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन या देखना। तो अर्थात साक्षात्कार का अर्थ है आंतरिक अवलोकन या अंदर से देखना, जांचना, परखना। तो ये साक्षात्कार विधि हो गई दोस्तों। अगली देखें वस्तुनिष्ठ विधियां। तो निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो दोस्तों एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं का अध्ययन करना बहिर्दर्शन कहलाता है। इस विधि के जनक जे.बी. वाटसन हैं। इससे अक्सर जनक बस पूछा जाता है कि बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि के जनक कौन है। तो दोस्तों जे.बी. वाटसन जी थे। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो कुछ करता है उसी की क्रियाओं का अध्ययन करना। जैसे कोई बालक है और वो कोई कार्य कर रहा है तो हम उसके कार्य की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। यदि इस सब का हम अध्ययन करते हैं तो हमारी कौन सी विधि कहलाएगी? निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि कहलाएगी। दोस्तों ये वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। नंबर बी देखें निर्धारण मापनी विधि। इस विधि के प्रवर्तक लिंकार्ट और थर्स्टन हैं। और यदि आ जाता है कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो फैकनर ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। फैकनर, ये ध्यान रखेंगे नाम, फैकनर ने सबसे पहले प्रयोग किया। और गाल्टन ने सन 1883 में प्रथम निर्धारण मापनी का प्रकाशन किया। तो दोस्तों निर्धारण मापनी विधि से 3 प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? तो लिंकार्ट और थर्स्टन है। प्रथम प्रयोग किसने किया? तो फैकनर ने किया। और इसका प्रकाशन किसने किया? तो दोस्तों गाल्टन महोदय ने किया। कब किया? तो सन 1883 में किया। आगे देखें समाज मिति विधि। तो इस विधि का प्रतिपादन जे.एल. मेरिनो ने सन 1934 में किया। समाज मिति विधि से प्रश्न आएगा, समाज मिति विधि के जनक कौन है? तो दोस्तों जे.एल. मोरिनो। अगली देखें निष्पादन परीक्षण। तो इस विधि का प्रयोग हार्टसॉन व मे ने किया। दोस्तों नंबर ई में है शारीरिक परीक्षण। तो इस विधि में शरीर के हाव भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। अब देखते हैं नंबर 4 मनोविश्लेषणात्मक विधियां। दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक विधियां ही अक्सर पूछी जाती। तो आप लोग मनोविश्लेषणात्मक विधियों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इनमें एक है मुक्त साहचार परीक्षण। तो इस विधि के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड थे और इसका विकास युंग महोदय ने किया। दोस्तों जो युंग महोदय थे ये सिगमंड फ्राइड के ही शिष्य थे, लेकिन बाद में इनका विचार अलग हो गया था। लेकिन जब मुक्त साहचार परीक्षण किया गया, जब दोनों साथ में ही थे, तो इसकी शुरुआत सिगमंड फ्राइड के द्वारा की गई और बाद में इसका जो भी विकास किया गया वो युंग को आप लोग जुंग भी कह सकते हैं, ने किया। अगली देखें स्वप्न विश्लेषण विधि। तो इस विधि में स्वप्न का वर्णन करने को कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उससे पूछा जाता है कल कैसा स्वप्न आया, परसों कैसा स्वप्न आया। इस तरह से उसके विभिन्न स्वप्न पूछ लिए जाते हैं और फिर स्वप्न विश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व का पता लगाते हैं कि इसको सपने कैसे आते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके सपने भी वैसे ही होते हैं। तो इसलिए स्वप्न विश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिलती रहे। क्योंकि अभी मनोविज्ञान की पूरी एक सीरीज आनी बाकी है
और यदि आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको समय पर सूचना मिलती रहेगी। वैसे मैं सुबह 9 से 10 के बीच में वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।